में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपली कि हम किसी भी फंक्शन से ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 139 दैट वाज लास्ट एग्जांपल जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब अगर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पर हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि सिंपली नेमलेस ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेमलेस ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि P1 ऑब्जेक्ट हमारे पास में एक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। पहले एक इमेज है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट पर जो क्वेश्चन है, जो सिंपली प्रोग्राम है, उस पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो एक बार इस पर्टिकुलर इमेज को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने एक पिक्सल P1 नाम से क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैं उस ऑब्जेक्ट में एक दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन करूं। अभी तक हमने देखा था कि हम जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में असाइन करते थे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ नाम होता था, या सिंपली अगर कोई फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था तो भी कोई ब्लॉक रिटर्न हो गया किसी स्पेसिफिक नेम्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता था, स्टोर होता था। लेकिन अब इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं अनोटेट करके आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। या देखें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि सिंपली पिक्सल और मैंने उसमें ब्रैकेट्स में पास की है वैल्यू 500 और 600, ठीक है। तो इस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं कि जहां पर हमने डायरेक्टली क्लास का नेम और दो अलग अलग क्या की है वैल्यूज पास की है, तो सिंपली इस केस में हमारे पास में ये कहलाएगा नेमलेस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने सिंपली जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था तो हम क्या करते थे, सबसे पहले क्लास का नाम मेंशन करते थे। लेट्स से कि हमारे पास में क्लास का नेम पिक्सल है, तो ये पिक्सल हमारे पास में क्लास का नेम होता था और उसका जो भी हमें ऑब्जेक्ट लेट्स से कि क्रिएट करना है, जैसे कि अगर मुझे P1 या P2 नाम से क्रिएट करना है तो कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करते थे, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो देखें इस केस में यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमने दो आर्ग्यूमेंट सेंड की है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिंटेक्स किसका है, कंस्ट्रक्टर का, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग का ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास में बना हुआ प्रोग्राम में, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में 500 और 600 जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको इस कंसेप्ट का, ये नया कंसेप्ट है C++ का। तो इस केस में 500 वैल्यू तो असाइन हो जाएगी इस सिंपली A1 वेरिएबल में और 600 वैल्यू असाइन हो जाएगी इस B1 वेरिएबल में। उसके बाद नेमलेस ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ठीक है, उसके A मेंबर में A1 की वैल्यू और B1 की जो वैल्यू है वो B मेंबर में यहाँ पर असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद एग्जैक्टली अगर मैं नेमलेस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये ब्लॉक रैम में जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप देखें इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का अगर मैं बात करूं स्कोप, यानी कि मैं इसको कहां पर और एक्सेस कर सकती हूँ, तो देखें ये स्कोप रहेगा सबसे छोटा। कहने का मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट तक इस नेमलेस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकती हूँ। एक रियल लाइफ का एग्जांपल दूं कि अगर मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता तो मैं आप लोगों को कैसे, आपको आइडेंटिफाई कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे बुला सकती हूँ। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो रहेगा, नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन इसका जो स्कोप है वो एक ही स्टेटमेंट तक लिमिटेड रहेगा। नेमलेस ऑब्जेक्ट के केस में ये देखें जो नेमलेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब एग्जैक्टली अभी तक हमने देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो सिंपली नेमलेस ऑब्जेक्ट के केस में भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली कॉल होगा। तो जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमने उसमें सेंड किए हैं उसी तरह के आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन अब नेमलेस ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हमने कोई नाम नहीं दिया,
वी हैवंट स्पेसिफाई एनी नेम फॉर द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। हम उसको क्या कर रहे हैं, इसका यूज क्या कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ P1 में असाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही काम हो रहा है इस स्टेटमेंट में, इससे ज्यादा इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। तो देखें इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि जब नेमलेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, मैंने उसके लिए ये वर्किंग आप लोगों को एक्सप्लेन की है कि सबसे पहले जब भी नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सिंपली हमारे पास में जो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैंने इस बार 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं, तो डेफिनेटली 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और उसके बाद ठीक है, जो वैल्यूज यहाँ पर 500 और 600 है वो सिंपली A1 और B1 में असाइन हो जाएगी। जैसा कि अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर का काम देखा है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा, कॉलिंग का तरीका यही होगा, ठीक है। अब इस केस में A और B की जो वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज पास की है, वो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज असाइन हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग 500 और 600 वैल्यू यहाँ पर असाइन हो चुकी है। तो अब हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक, ठीक है, क्या हुआ, एक नेमलेस ऑब्जेक्ट हमारे पास में रैम में क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को इस P ऑब्जेक्ट में असाइन करूंगी तो क्या होगा, हमने ये देखा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं तो सिंपली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू में कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये होगा, इस ब्लॉक में जो A मेंबर की वैल्यू है वो इस P1 ऑब्जेक्ट के A डेटा मेंबर में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और सिंपली जो B की वैल्यू है नेमलेस ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी, 600 जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस P1 ऑब्जेक्ट के B में सिंपली कॉपी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद अगर P1 ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो वैल्यूज क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 500 और 600। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद कभी भी इस नेमलेस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि कोई नाम ही नहीं है। तो स्टेटमेंट ओवर होने के बाद हम उसको किस नाम से एक्सेस करें, हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने समझाया कि नेमलेस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ही रहता है, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्ट में असाइन करे चाहे वैल्यू रिटर्न करे, तो उसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट तक उसका स्कोप रह जाता है। आई थिंक यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो, नहीं रहना चाहिए बट फिर भी अगर कोई हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम एक प्रोग्राम के साथ तो या तो हम सिंपली जब ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करते थे तो या तो हम रिटर्न करवाना देखा हमने, या फिर हमने ऐसा भी देखा था कि हम P, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने P2 ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया होता और मैं उसको P1 में असाइन करती, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैंने इस केस में देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को इससे कंपेयर करें तो दोनों के केस में लेफ्ट हैंड साइड पे तो P1 ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक ऑब्जेक्ट ना होकर मैंने एक नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब यहाँ पर कहीं नाम नहीं है, सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देखे एज इट इज पुट कर दिया है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम था इसलिए हमने उसको एक ऑब्जेक्ट बोला था, लेकिन यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है इसलिए हम इसको नेमलेस ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि उसका स्कोप क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट का, क्योंकि स्टेटमेंट ओवर होने के बाद हम एक्सेस ही नहीं कर सकते उसको। किस नाम से एक्सेस करें, कोई तो नाम होगा, जब भी तो हम प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर इस P2 का एक नाम है, जब भी हम पर्टिकुलर अगर P2 के साथ में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें तो वो वैलिड है। क्यों, क्योंकि नाम है उसका। बिना नाम का कोई भी कंसेप्ट हम यूज कैसे करें, एक स्टेटमेंट के ओवर होने के बाद, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम P2 के साथ में डिस्प्ले फंक्शन को लेट्स से की कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नेमलेस ऑब्जेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं।
इसी को मैंने एक प्रोग्राम के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल वही है कि हम एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट का एक तरीका तो हम देखते हुए आए हैं कि हम रिटर्न करवा रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कैसे क्या होगा, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में पिक्सल एक क्लास बनाई है। अगेन मैंने दो डेटा मेंबर्स हैं, A1 सॉरी A एंड B, दोनों इंटीजर टाइप के मेंबर्स हैं। सेम मैंने पिक्सल क्लास के दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं। एक तो जीरो आर्ग्यूमेंट, या मैं यूं कहूं कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज्ड। और यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, इसी बिहाफ पर हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब मैंने इस क्लास में डिस्प्ले फंक्शन, जैसा कि हम अभी तक बनाते हुए आए हैं, वही दो फंक्शंस बनाए हैं डिस्प्ले और एक्सेप्ट के लिए। अब बात करते हैं नेमलेस का कंसेप्ट कहाँ पर यूज में आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले पिक्सल क्लास का P1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो मैंने यहाँ पर बताया था कि कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली कॉल होगा। कोई आर्ग्यूमेंट तो पास किए नहीं मैंने इस केस में, तो अब क्या होगा, जब आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला यानी कि नॉन पैरामीटराइज ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होगा। अब इस केस में अगर हम बात करें नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो सिंपली A और B ये जो दो मेंबर्स होंगे वो किसको इंडिकेट कर रहे होंगे, करंट ऑब्जेक्ट को। कौन सा करंट ऑब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब P1 ऑब्जेक्ट के A एंड B में सिंपली 10 और 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसके बाद मैं अगर डिस्प्ले करवाऊंगी P1 की वैल्यू को, तो देखिए 10 और 20 जो ब्लॉक में वैल्यू थी, जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक डिस्प्ले करवाया, उसी में ये वैल्यू असाइन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये नेमलेस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही थी, इस स्टेटमेंट की। P1 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैंने इस P1 ऑब्जेक्ट में क्या किया, नेमलेस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, ठीक है। या तो मैं सिंपली ऐसा भी कर सकती थी कि मैं यहाँ पर एक पिक्सल P4 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती और मैं यहाँ पे P1 की वैल्यू को उसमें असाइन करती। ये भी तरीका था हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करने का, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इस केस में P1 और P4 इंस्टेड ऑफ नेम, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के नेम की जगह पर मैंने एक नया तरीका यूज किया, दैट इज नेमलेस ऑब्जेक्ट। ये आपके सिलेबस में एज इट इज जो कंटेंट है वो विजिबल है, मतलब मेंशन किया हुआ है कि नेमलेस ऑब्जेक्ट और नेमलेस ब्लॉक ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। सबसे पहले हम नेमलेस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, इसकी जरूरत हमें ऐसा हो सकती है कि जब हमें एक ही स्टेटमेंट तक क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो उस केस में वी कैन यूज नेमलेस ऑब्जेक्ट। बाकी किसी स्टेटमेंट में हमें एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट में ही हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एनी न्यू ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, नेमलेस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका स्कोप एक ही स्टेटमेंट तक लिमिटेड रहेगा जहां पर आपने उसको क्रिएट किया है, ठीक है। बाकी तरीका मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही। तो जब भी ये इस तरह से हम लिखते हैं तो नेमलेस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली टू आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। ये देखिए कंस्ट्रक्टर में भी तो हम यहाँ पर दो पैरामीटर ही पास करते थे, तो ऐसा ही कुछ तो मैंने नेमलेस ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे मेंशन किया है। तो 500 और 600 वैल्यू मैंने पास की, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ठीक है, 500 और 600 वैल्यू एक ब्लॉक में असाइन हो गई और उस ब्लॉक की वैल्यू मैंने P1 में असाइन कर दी। तो आफ्टर दैट मैं अगर P1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी तो देखें 500 और 600 रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक नेमलेस ऑब्जेक्ट की हमने बात की। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 141,
ठीक है, 141 को कंटिन्यू करने से पहले एक और एग्जाम्पल है मेरे पास में, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 144, ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी क्यू बैंक में आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं बात करूं वैलिडेशंस, ठीक है, जैसे क्लास में हमने कुछ डेटा मेंबर्स बनाए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि अगर इनपुट देते टाइम यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम अगर यूजर प्रॉपर वैल्यू दे तो ही आगे प्रोसीड हो, अगर वैल्यू प्रॉपर ना हो तो क्या हो, काम कंटिन्यू ना हो। वैलिडेशन मतलब हमारे पास में कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस हो, उनका यूज करके ही हम क्या करें, प्रॉपर डेटा इंसर्ट करें। तो देखिए इस केस में एग्जैक्टली क्या होगा, मैंने वैलिडेशन कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है। देखें, मैंने पर्सन नाम से क्लास बनाई है, पर्सन का नेम और एज, दो डेटा मेंबर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास के केस में, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा कैसे हम वैलिडेशन क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टॉपिक जो है वो समझने के लिए नया है, लेकिन इसका अगर मैं कोड बताऊं तो कोड बिल्कुल भी नया नहीं है, आप उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। देखते हैं मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। तो नेम और एज दो डेटा मेंबर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अगेन प्राइवेट मेंबर डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने उसको स्पेसिफाई किया है। तो सिंपल सा हमें पता है कि हम मेन में तो डेफिनेटली उनको एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैंने एक्सेप्ट फंक्शन बनाया है, और ऐसे ही एक्सेप्ट फंक्शन को समझाने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी बनाया है, दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं मेन की, इस प्रोग्राम में जो समझने वाला कंसेप्ट है वो एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर ही है, उसको अभी हम समझते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेन में क्या कोडिंग की गई है। तो मैंने मेन में क्या किया है, पर्सन क्लास को यूज करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट P1 नाम से मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने जो वैल्यूज इनपुट लेना चाहा उनको एक्सेप्ट किया और सिंपली डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ तक तो मेन तो बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा कोड ऐड नहीं किया, सिंपली एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। डिस्प्ले फंक्शन भी सेम है कि क्या करेगा, जो नेम और पर्सन का, जो नेम पर्सन की है और सॉरी पर्सन का जो नेम है और एज है उनको सिंपली मैंने डिस्प्ले करवाया। ठीक है, तो फिर नया क्या है इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में नया है हमारे पास में एक्सेप्ट फंक्शन। कैसे क्या किया है देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखें, मैंने एक्सेप्ट फंक्शन में जो वैलिडेशन का कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया है। देखिए कैसे क्या किया है मैंने यहाँ पर चेक करवाया है। सबसे पहले एक सिंपली पर्सन का नेम का इनपुट लिया है मैंने। ठीक है, नेम का इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पे, हमें पता है कि स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, अगर एक सेंटेंस का इनपुट लेना है देन वी हैव टू यूज cin.getLine फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर यही यूज किया है cin.getLine फंक्शन, और नेम सिंपली क्लास का जो मेंबर है उसको यूज किया, और हमें पता है साइज 50 यहाँ पे मेंशन किया हुआ। अब देखें वैलिडेशन मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया है कि अगर पर्सन ने जो इनपुट किया नेम की वैल्यू, अगर वो क्या है 2 कैरेक्टर से कम है, सिंपली पर्सन का नेम 2 कैरेक्टर का होना ही चाहिए, उससे कम का हो तो हम क्या करें, एक बार वापस से इनपुट ले लें। तो ऐसा कुछ मैंने वैलिडेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ऐसा कुछ रूल मैंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, strlen फंक्शन को यूज किया है। ठीक है, मैंने चेक करवाया कि जो नेम है वो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने चेक करवा दिया सिंपली लेन कि अगर 2 से कम है तो क्या हो, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि इनपुट रॉन्ग दिया गया है, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है, और 2 कैरेक्टर अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, गो टू 1, गो टू हमने सबने पढ़ा है, बस गो टू का ही यूज मैंने यहाँ पर वापस से आप लोगों को बताया है इस प्रोग्राम में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लेबल क्रिएट किया था। ठीक है, अगर नेम 2 कैरेक्टर से कम है तो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर जो लेंथ, अगर ये आपके पास में स्टेटमेंट ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज आ जाएगा कि एटलीस्ट 2 कैरेक्टर का तो नेम हो। ठीक है, अगर 2 कैरेक्टर का नहीं है तो मैंने वापस से गो टू 1 लिखा, देन इसका मतलब क्या होगा,
जहां पर भी वन नाम का लेबल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल उस वन लेबल पर शिफ्ट हो जाएगा। गो टू हमने ऐसे ही पढ़ा था, सी में आप लोगों ने देखा था, मैंने सी प्लस प्लस में भी एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक कि मैं वैलिड नेम नहीं दे देती, दैट मीन्स कि 2 कैरेक्टर या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स का नेम नहीं दे देती, तब तक ये पर्टिकुलर चेकिंग हमेशा होती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज सही होंगी, यानी कि ये इफ कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं होगी, यानी कि नेम हमने प्रॉपरली दे दिया, देन फिर एल्स ब्लॉक में यहाँ पर जो है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमें पता है इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक में जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, क्या चेक किया जाएगा, कब एल्स ब्लॉक में जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो अब इस केस में एल्स ब्लॉक में मैंने एज को चेक करवाया कि यूजर ने जो एज यानी कि जो नंबर में इनपुट दिया है वो एटलीस्ट 18 से तो ज्यादा होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 18 रखा है। तो सबसे पहले मैंने एज जो सिंपल हमारे पास में डेटा मेंबर था उसमें इनपुट ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी वापस से गोटू को ही यूज किया है, तो देखिए मैंने एक लेबल वापस से क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि अगर एज की वैल्यू भी 18 से क्या है, कम है। पहले मैंने नेम को चेक करवाया कि नेम की लेंथ एटलीस्ट 2 कैरेक्टर की तो हो, ठीक है। आप चाहें तो ये काम इनफाइनाइट लूप में भी कर सकते हैं, तरीका है काम करने का। मैंने ये काम गो टू मेथड के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अगर पर्सन ने एज यहाँ पर 18 से कम दी है, तो मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि अगर एज 18 से कम है तो डेफिनेटली मैंने मैसेज दिया है कि आपने जो इनपुट दिया है दैट इज रॉन्ग, एज जो होनी चाहिए वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। किसी स्टूडेंट की रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सिंपल एक कंसेप्ट मैंने 18 से ज्यादा का रखा है। तो अगर ऐसा है एज 18 से कम है तो वापस से गो टू टू यानी कि अब टू वाले लेवल पर प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाएगा और ये कोड वापस से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा लाइन बाय लाइन, यानी कि वापस से जो मैंने एज में इनपुट दिया उसको चेक किया जाएगा। अब अगर मैंने एज 21 दे दी तो ये कंडीशन तो क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हुई, दैट मीन्स कि ये ब्लॉक से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एग्जिट, हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से प्रोग्राम में आपको आउटपुट भी समझाया है। देखें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नेम का इनपुट लिया, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये नेम डाला, नेम में अभी प्रॉपरली जो 2 से ज्यादा एटलीस्ट होना चाहिए वर्ड वो तो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं पर्सन की एज की बात करूं तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एज दे दी 2, ठीक है। अब एज जो 18 से ज्यादा होना चाहिए ऐसा मैंने बताया, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 ही डाला एज में, तो अब इस केस में मैसेज आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने एज वापस से यहाँ पर दे दी होती लेट्स से 9, तो अब इस केस में भी एज गलत होती क्योंकि 18 से ज्यादा नहीं है, तो वापस से यही मैसेज रिपीट होता, ये मैसेज रिपीट होता, ठीक है। और अब क्या होता, ये मैसेज कब तक रिपीट होता, जब तक मैं कोई सही वैल्यू इनपुट नहीं कर देती। तो लेट्स से कि मैंने इस केस में 20 वैल्यू इंसर्ट कर दी, 20 वैल्यू इनपुट कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट फंक्शन से प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाएगा और सिंपली डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू यहाँ पर नेम और एज की जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास में कोई नया तरीका हो तो आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इनफाइनाइट लूप ऑल्सो, और गोटू के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। बस मैंने गोटू का एक नया यूज आपको आज एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ हम क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में प्रोग्राम नंबर 142, ठीक है। अब
सॉरी, प्रोग्राम नंबर 141 हमें एक्सप्लेन कर देखना है। प्रोग्राम नंबर 141 की हम बात करें तो अब इस केस में मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है इनलाइन मेंबर फंक्शन को। अगेन ये C++ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा था कि इनलाइन का जो कंसेप्ट है वो हम एक बार तो पहले सिंपल फॉर्म में देख चुके हैं, ठीक है, कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन क्लास के रिगार्डिंग इनलाइन फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या कंसेप्ट है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। प्रैक्टिकल में तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी में पूछा गया है। तो कैसे होगा ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट, देखते हैं। अगर मैं बात करूं इनलाइन कीवर्ड की, तो हमारे पास में इनलाइन का कंसेप्ट पहले भी हमने देखा था कि एज लाइक मैक्रो, इनलाइन फंक्शंस का कोड भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इनलाइन फंक्शंस को हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, हम क्लास के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। यूज आई मीन टू से क्रिएशन की बात हो रही है कि हम क्लास के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम ऐसे फंक्शंस को इनलाइन फंक्शन क्रिएट करते हैं जब हमारे पास में उन फंक्शंस में लूप स्टेटमेंट्स ना हो, ठीक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो फंक्शंस में, तब ऐसे फंक्शंस को हम इनलाइन फंक्शंस बनाते हैं। ऐसा हमने पहले देखा है। यहाँ क्लासेस के केस में भी यही कंसेप्ट है कि बाय डिफॉल्ट क्लास में जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम मतलब जो हमारे पास में कंपाइलर है वो इनलाइन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। सिद्धार्थ जस्ट वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इनलाइन मेंबर फंक्शन की, तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि क्लास में बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शंस जो है मेंबर फंक्शंस, उनको इनलाइन समझा जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि क्लास में आप जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसमें सिंपली लूप वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूज करते हैं, कर तो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं फंक्शंस में जो कि क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में एक वार्निंग आती है हमारे पास में कि आपने फंक्शन को इनलाइन जो है वो इनलाइन तरीके से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो देखते हैं इनलाइन एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर मैंने एल्बम नाम से एक क्लास क्रिएट की है, 3 डेटा मेंबर्स मैंने क्रिएट किए हैं, प्राइस, नेम और लैंग्वेज, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर्स मैंने क्रिएट किए हैं। 2 अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स मैंने क्रिएट किए हैं। एक कंस्ट्रक्टर में मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। हमने देखा था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैसे ही कुछ कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, ठीक है। 2 कंस्ट्रक्टर में एक तो नॉन पैरामीटराइज्ड और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है, नेम है और लैंग्वेज, मैंने तीनों में वैल्यूज जो है सिंपली जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में सेंड की जाएगी उनको मैंने यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। किसमें कॉपी किया, हमारे पास में जो क्लास है उनके मेंबर्स में, ठीक है। लास्ट, आज की क्लास का एक छोटा सा लास्ट पॉइंट कि अगर हम बात करें इनलाइन फंक्शंस की, तो बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे फंक्शंस इनलाइन होते हैं, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली इनलाइन कीवर्ड अगर पुट करना चाहें तो वी कैन पुट। तो अब इस केस में ये फंक्शन इनलाइन वैसे भी था, ठीक है, और डेफिनेटली अब इनलाइन ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कोडिंग कंपाइल टाइम पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, जैसा हमने मैक्रो के साथ देखा था। तो यहाँ पर इस केस में तीनों जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम एक्सेप्ट के साथ में भी यही काम होगा, नेम और लैंग्वेज और प्राइस तीनों का मैंने इनपुट दिया था, ठीक है। और एट द एंड मैंने मेन फंक्शन में क्या किया है, एल्बम क्लास का A2 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे 1000 प्राइस भेज दिया, एक सिंपली मैंने नाम भेजा। और अब अगर इस केस में मैं कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग के टाइम यहाँ पर लैंग्वेज ना भेजूं, तो बाय डिफॉल्ट हमने कंस्ट्रक्टर में जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज किया है वही यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। यानी कि अब ब्यूटी एंड द बीस्ट एल्बम की जो लैंग्वेज है वो हिंदी कंसिडर की जाएगी, ठीक है।
तो ये बात हो गई लाइन फंक्शंस की। और